प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। एक बार फिर चर्चा करते हैं राहुल गांधी के आरोपों पर। राहुल गांधी अब इस समय वोट चोरी को लेकर विषय बनाने में देश भर में लगे हैं। उनकी पार्टी जगह जगह पर यात्रा निकाल रही है वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत। लेकिन आज राहुल गांधी एक बार फिर पत्रकारों से रूबरू हुए। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि मैंने पहले तो एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। आज पत्रकार इसी उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि हाइड्रोजन बम फूटने वाला है, लेकिन राहुल गांधी ने पहले स्पष्ट कर दिया कि हाइड्रोजन बम के लिए अभी और इंतजार कीजिए, अभी कुछ और बात करनी है। और कुछ और बात के तहत इस बार उन्होंने वोट चोरी को आगे बढ़ाते हुए वोट डिलीट का मामला उठाया। राहुल गांधी ने एक विधानसभा क्षेत्र जो कर्नाटक का है, आलंद, उसके हवाले से यह दावा किया कि वहां पर 6000 से अधिक वोट डिलीट कर दिए गए। 2 मिनट में 12 वोट डिलीट कर दिया, ऐसी उन्होंने पूरी कहानी बताई, प्रेजेंटेशन दिया एक बार फिर, और साथ में कुछ लोगों को प्रस्तुत भी किया जिनके माध्यम से बताना चाहा कि देखो इनके वोट डिलीट कर दिए गए इनकी जानकारी के बगैर। राहुल गांधी ने जब बोला था तो प्रतिक्रिया आनी थी। प्रतिक्रिया दोनों तरफ से आई, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आई और चुनाव आयोग की तरफ से भी एक विधिवत इसके संदर्भ में पत्र जारी किया गया। चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर इन आरोपों को खारिज किया और बताया कि राहुल गांधी समझ ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वोट डिलीट हो ही नहीं सकता। पर राहुल गांधी का कहना था न केवल वोट डिलीट हुए बल्कि इसकी जांच कर्नाटक सीआईडी करना चाह रही है। 18 से अधिक पत्र भेज चुके हैं, पर चुनाव आयोग उनका जवाब तक देना जरूरी नहीं समझता। राहुल गांधी ने तो खुलकर यहां तक आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो ये हरकत करने वालों को, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनुराग ठाकुर भी मैदान में उतरे और रविशंकर प्रसाद भी। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुल मिलाकर संविधान को समझते नहीं पर संविधान बचाने का दावा करते हैं। इनका कहना यह भी था कि राहुल गांधी को और कुछ नहीं, घुसपैठियों की मदद करनी है। बेसिर पैर के आरोप लगाते हैं और चूंकि जनता से उन्हें वोट नहीं मिल रहे हैं तो वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, पर जो हरकतें वो कर रहे हैं उसके चलते आगे उन्हें और वोट नहीं मिलेंगे। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। हमारा आज का विषय यह है, आरोप गंभीर या सियासी तीर। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उसका पक्ष रखने के लिए उनके तेज तर्रार प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं। हमारे साथ अवधेश पांडे जी हैं जो इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी उसके प्रवक्ता हैं। और इन दोनों के बीच तटस्थ वास्तविकता बताने के लिए खासतौर पर मौजूद हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, पूर्व उपचुनाव आयुक्त रहे हैं। उनके चुनाव आयोग के कार्यकाल को बड़ा सराहा जाता है, वो हमारे साथ में मदद करने के लिए मौजूद है। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत तो सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे, उससे पहले 2 बयानों पर दृष्टि डालेंगे। मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी, हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। तो सुरेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया। पहले तो हिमांशु भाई, अनुराग ठाकुर के ही ऊपर एक बात करनी है कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि फर्जी स्थिति बनी नेपाल में और बांग्लादेश में। तो क्या ये भारत सरकार का आधिकारिक बयान है? अनुराग ठाकुर से जरूर पूछिएगा, अवधेश पांडे जी से पूछिएगा, भाजपा के प्रखर प्रवक्ता, कि विदेशी नीति का हमारा ये हिस्सा है कि नेपाल में जो कुछ हुआ फर्जी हुआ और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ फर्जी हुआ, और इसीलिए आपने शेख हसीना को अपने यहाँ पे रखा हुआ है। खैर, अब वो मुद्दा नहीं है, उस पर हम ज्यादा नहीं जाते। 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। जिस तरीके से जब से वोट चोरी के आरोप लगे हैं, शुरुआत हुई है महादेवपुरा से, उसके बाद एक बात नहीं खाली राहुल गांधी जी ने, ये सीरीज है, 5 चीजें हो चुकी हैं। पहले तो महादेवपुरा में 6,52,000 में 1,02,50 वोट डुप्लीकेट, फर्जी या उनके नंबर खराब या जिस तरीके से भी आपके सामने है, वो एक आदमी ने 4-4 जगह वोट डाले हैं। दूसरा, उसके बाद फिर पनवेल में शेतकारी संगठन के जो कैंडिडेट थे उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव से पहले पालघर में, पनवेल में आरोप लगाया था कि 85,000 वोट डुप्लीकेट है।
ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाइए हिमांशु भाई कुंदरकी में जी 65 क्या नाम परसेंट जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है और जहां पर पिछली बार 16% से सपा चुनाव जीती थी, इस बार 65% से सपा वहां चुनाव हारी है। और बाकायदा जब इसकी डिटेलिंग की गई तो बूथ के बूथ वहां पर गायब कर दिए गए थे, वोट डिलीट कर दिए गए थे। जिन लोगों ने लोकसभा में वोट डाला था उनके सबके वोट डिलीट हो गए थे, आपको बताएं। इसके बाद फिर आप एसआईआर में आइए। एसआईआर में अचानक से एसआईआर होती है, उसमें 65 लाख वोट, यानी जनवरी में जो लोग वोट जिंदा थे, जो वोट सही थे, वो सारे के सारे 65 लाख वोट गायब हो जाते हैं। कहते हैं कि 65 लाख वोट फर्जी हैं, इसमें से मैक्सिमम लोग मर चुके हैं। जनवरी से लेकर के जुलाई तक लगभग 35 लाख लोग मर गए थे वोटर जी। आप चीज को बताऊं। फिर ये आज की बात है। आप आज की बात पर आइए तो आज में आप देखिए कि हम लोग क्या कह रहे हैं। भाई हम के सीआईडी हमारी तो है नहीं, सीआईडी एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। उस केस में सीआईडी चाहती है इलेक्शन कमीशन 3 डाटा दे दे। बाकी तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, सीआईडी 3 डाटा ही तो चाहती है। सीआईडी चाहती है कि साहब हमें आप आईपी पोर्ट दे दीजिए, ठीक, डिवाइस पोर्ट दे दीजिए, आईपी एड्रेस दे दीजिए, डिवाइस पोर्ट दे दीजिए और ओटीपी की ट्रेल दे दीजिए। ज्ञानेश गुप्ता जी के चुनाव आयोग को यह देने में पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई भाजपा या कांग्रेस तो मांग नहीं रही, सपा या बसपा तो मांग नहीं रही। एक इन्वेस्टिगेटिंग जो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है एजेंसी, वो मांग रही है सरकार की। 18 लेटर लिख चुके हैं और 9 लेटर कर्नाटक के सीईसी लिख चुके हैं। आज तक उन्होंने ये 3 चीजें नहीं दी। और राहुल गांधी जी जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जैसे ही वो प्रमाण सामने लाते हैं, जैसे ही उन वोटरों को सामने लाते हैं जिनके वोटर क्या नाम हटाए गए, जिनके वोट हटाए गए हैं या वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाए गए हैं, वैसे ही 1.5 घंटे में आ जाते हैं कि सारे फॉल्स हैं। अगर फॉल्स हैं तो आप मुझे बताइए, अगर फॉल्स हैं सारे क्लेम्स तो आपने एफआईआर क्यों की थी? ये तो चुनाव आयोग ने भी एफआईआर की है ना वहां, ये तो चुनाव आयोग स्वयं कह रहा है। और उसके बाद चुनाव आयोग क्या लेम एक्सक्यूज दे रहा है? चूंकि वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं, इसलिए ये हम मामला बंद कर रहे हैं। अरे कांग्रेस के प्रत्याशी के चुनाव जीत जाने से फर्जी वोट कहां से सही साबित हो गए? भाई अगर ये क्या नाम वोट नहीं कटे होते तो हम अभी 10,000 वोटों से और क्या नाम मार्जिन से जीतते। और सबसे बड़ी बात, जब एक सरकार की एजेंसी मांग रही है आपसे 3 चीजें मांग रही है और वो भी क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ये तीनों चीजें आप दे क्यों नहीं रहे? सुरेंद्र राजपूत जी उन्हीं बातों को दमदारी के साथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने रेखांकित की। तो ऐसे में भाजपा प्रवक्ता के पास जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भाजपा का तो कहना है, बेफिजूल के आरोप लगाते हैं। क्या कहते हैं अवधेश पांडे जी? जिन बातों का जवाब चुनाव आयोग को देना है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर क्यों ले रही है? भाई चुनाव आयोग तो स्वतंत्र संस्था है ना, उसकी ढाल भाजपा क्यों बन रही है? भाजपा क्यों क्लीन चिट देने पर इतनी आमादा है कि नहीं 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 नहीं, नहीं चुनाव आयोग कुछ गलत नहीं करता है? क्या बेचैनी है ऐसी? देखिए हिमांशु जी, राहुल जी जो है केवल सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और पता नहीं कौन कौन सा बम अभी वो रखे हैं। मुझे तो लगता है ये फुस्त पड़ाका है और उनका जो ये केवल सुर्खियां जो बटोरना चाहते हैं, इससे वो अपना भी, मीडिया का भी और देश का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं बहुत माफी के साथ अवधेश पांडे जी एक सवाल करता हूं। आपने कहा फुस पटाखा है, फुस पटाखे की गूंज भी इतनी क्यों सुनाई दे गई कि अनुराग ठाकुर से लेकर रविशंकर प्रसाद तक मैदान में कूद गए? यह फुस पटाखा इतना बेचैन क्यों कर गया कि देश का चुनाव आयोग जो है विधिवत जवाब देने के लिए मजबूर हो गया? फुस पटाखे को तो अनसुना कर दिया जाता है ना। ये आप इतनी गहराई से कान लगाकर क्यों सुन रहे हैं फुस्ती बम को? देश के लोकतंत्र में जिन भी चीजों की चर्चा होगी और उन चीजों का सार्थक जवाब भी जगह जगह से आएगा, उसी क्रम में जैसे जवाब आ रहे हैं जी। अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि लोग प्रस्तुत होकर के कह रहे हैं, तो बिहार में इन लोगों ने एक आदमी को लाया और कहा कि ऐसा कह दीजिए। बाद में उस महिला ने कहा मुझे तो ऐसा कहने के लिए भेजा गया था, मेरा वोट तो मतदाता सूची में है। बिहार के अंदर एसआईआर जब शुरू हुआ तो पहले ये सुर्खियां आई एसआईआर के माध्यम से,
और उसमें बिहार में पंजीकृत जो 12 राजनीतिक दल हैं, उनमें से सिर्फ 3 बीएलए ने शिकायत की थी। आप कल्पना करिए, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चुनाव के समय निर्वाचन के प्रतिनिधि होते आते हैं, और राजनीतिक जो दल हैं, उनके जो जिला अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उनका जो सीधे स्ट्रक्चर है वो बीएलए तक पहुंच जाता है। बीएलए आपत्ति नहीं कर रहा है, जिले का महासचिव अध्यक्ष आपत्ति नहीं कर रहा है। अचानक से राहुल जी प्रकट होते हैं और वो कहने लगते हैं कि वोट चोरी हो गई। मुझे लगता है कि अगर हालिया घटनाक्रम देखे कांग्रेस का, तो कांग्रेस के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कांग्रेस के समापन की कोशिश कर रहा है। अरे पांडे जी, थोड़ा मुद्दे पर रहते हैं आप। क्या है, हमारे सवालों पर नहीं आ रहे, कहानी पर जा रहे हैं। मेरे सवाल बहुत स्पष्ट तौर पर बताता हूं। मेरा सवाल पहला यह था कि चुनाव आयोग पर लगे हुए आरोपों की ढाल भाजपा क्यों बन रही, एक इसका उत्तर चाहिए। और जब ढाल बन रही है तो इसका उत्तर चाहिए कि आप चुनाव आयोग से क्यों नहीं पूछते कि सीआईडी ने 18 पत्र लिखे हैं वोट डिलीट के मामले पर, और जो जानकारी चाहिए है एक पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो जानकारी सीआईडी जांच एजेंसी को उपलब्ध क्यों नहीं कराते। दूसरा सवाल, और तीसरा और आखिरी सवाल इस बात का है कि अगर राहुल गांधी के आरोपों में कोई गंभीरता नहीं होती है तो उसका जवाब देने के लिए आप सबको इतनी बेचैनी क्यों होती है। 3 सवाल थे मेरे, इन तीनों पर कोई क्रमबद्ध उत्तर आपके पास में है? मैं तीनों पर आ रहा हूं आपके। मैंने कहा कि लोकतंत्र के अंदर अगर किसी भी विषय की चर्चा होगी तो जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनका भी मंतव्य आएगा और फैक्ट जनता के सामने, देश के सामने आएगा। आपके सवाल का जवाब नंबर 1। दूसरा, आपका जो सवाल है एसआईआर और निर्वाचन के मुद्दे पर, तो जब 2 संस्थाएं आपस में किसी भी चीज के लिए अब पत्राचार कर रही हैं, तो दोनों जो संस्थाएं हैं उनके बीच में तीसरे को नहीं, दोनों संस्थाओं के बीच में ही ये विषय रहना चाहिए। सवाल नंबर 2 था, इसका जवाब। तीसरा, जो आपका निर्वाचन आयोग है वो लगातार मतदाता सूची की अशुद्धियां दूर करने के लिए कोशिश करता है और इसीलिए विभिन्न राजनीतिक दल उसके पास जाते भी हैं। 3 प्रकार के वोट डिलीट होते हैं, एक जो एब्सेंट है, दूसरे जो शिफ्ट है, तीसरे जो डेथ जिनकी हो गई है। इसको लगातार दूर करने का काम निर्वाचन आयोग का है, लेकिन देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा करके, मतलब आपका अवधेश पांडे जी मानना है कि अगर सीआईडी 18 पत्र लिख चुका और उसका कोई जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा तो इस बार किसी राजनीतिक दल को कुछ नहीं बोलना चाहिए। यह सीआईडी और चुनाव आयोग का मसला है। आप होते कौन है बीच में पूछने वाले, जानने वाले, बताने वाले? ऐसे आशय अवधेश पांडे जी? मेरा आशय यह है कि जब 2 संस्थाएं काम कर रही हैं और यदि आप कोर्ट जाना चाहें तो कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप बेवजह जो है संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। मतलब आपका कहना है कि कोर्ट जा सकते हो, जनता के बीच नहीं जा सकते, देश के सम्मुख बात नहीं रख सकते। नजरिया है अवधेश पांडे जी का। लेकिन मेरे साथ डॉक्टर आलोक शुक्ला जी हैं। मुझे आपसे तो तकनीकी बात जाननी है। राहुल गांधी ने बताया कि ऑनलाइन वोट डिलीट कर दिए। एक विधानसभा क्षेत्र से 6000 वोटर डिलीट करने का आरोप राहुल गांधी का है। चुनाव आयोग का जवाब आया है, समझ ही नहीं है, संभव ही नहीं है। थोड़ा आप समझ पाएंगे आलोक शुक्ला साहब, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और चुनाव आयोग क्या कह रहा है? थोड़ा समझाइए ना हमको। जी हिमांशु जी, दरअसल आपने बिल्कुल अच्छा तकनीकी सवाल पूछा है। मैं बिल्कुल तकनीकी रूप से ही जवाब दूंगा। पहली चीज तो मैंने राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को यूट्यूब पर बार बार देखा। उसमें 3 मिनट 26 सेकंड से शुरू होता है, 3 मिनट 27-28 सेकंड पे खत्म होता है। वहां पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये नाम डिलीट हो गए, वो कह रहे हैं 6018 नाम डिलीट करने का प्रयास किया गया। आप चाहें तो एक बार फिर से उसको प्ले करके देख लीजिएगा। 3 मिनट 26 सेकंड 3 मिनट 27 सेकंड पर आता है कि somebody tried to delete, someone tried to delete, ये शब्द यूज किया जी। जो इलेक्शन कमीशन का जवाब आया है, उन्होंने उस जवाब में स्वीकार किया है कि हाँ प्रयास हुआ था। जवाब में उन्होंने स्वीकार किया प्रयास हुआ था। आगे उन्होंने ये कहा है कि ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता, वो ठीक है, लेकिन प्रयास किया था, ये राहुल गांधी ने भी कहा, और प्रयास किया था ये इलेक्शन कमीशन ने माना।
जी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो समझने की है, मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के प्रयास किया कि मैं स्वयं एक डिलीशन के लिए फॉर्म 7 भरूं। तो उसमें ये प्रावधान है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन लॉगिन के लिए तरीका ये बताया है कि आप अपना नाम भरिए, मोबाइल नंबर भरिए और आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आता है जी। तो आप कहीं का भी फॉर्म 7 भर सकते हैं, कहीं से भी आप अपना नाम और मोबाइल नंबर भरिए। नाम आपका सही है कि गलत है उसका कोई चेक नहीं होगा, मोबाइल नंबर आपका सही है वो इस बात से चेक होगा कि ओटीपी आता है, पर कहीं का भी मोबाइल नंबर हो सकता है। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं जी। तो आपने फॉर्म 7 ऑनलाइन, डिलीट ऑनलाइन नहीं होगा, लेकिन फॉर्म 7 मतलब डिलीशन की रिक्वेस्ट का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरने की व्यवस्था है और उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि आप ये देखें कि वो फॉर्म भरने वाला कोई आदमी है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई सही आदमी है, कोई गलत आदमी है, कोई चेक नहीं। अब जो प्रक्रिया है वो ये है कि एक बार फॉर्म आता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सही कह रही है कि फॉर्म आने के बाद में प्रक्रिया ये है कि आपको एक नोटिस जाने के बाद अगर जो इलेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, जो आमतौर पे तहसीलदार या एसडीएम होते हैं, उनको लगा कि हाँ जी ये नाम डिलीट करने योग्य है, तो वो प्रॉपरली फिर एक आदेश पारित करके नाम डिलीट करेंगे। तो ये 6018 लोग, इनके नाम वास्तव में डिलीट हुए कि वास्तव में डिलीट नहीं हुए, ये जानकारी तो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उनके पास होगी, उनके पास उसकी फाइलें होंगी, नोटिस जारी हुए होंगे तो नोटिस होंगे, वो सब चीजें इलेक्शन कमीशन को बता देनी चाहिए। अब एक तकनीकी आखिरी चीज कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी क्या मांग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन क्या मैं नहीं डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब इसके बीच में रोकना चाहूंगा। राहुल गांधी कुछ लोगों को प्रस्तुत भी किए कि इनके वोट डिलीट कर दिए गए। आप कह रहे कोशिश भर की बात थी, पर वो तो लोग भी प्रस्तुत किए इनके डिलीट हुए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उन्होंने वो लोग प्रस्तुत नहीं किए जिनके वोट डिलीट किए गए, उन्होंने वो लोग प्रस्तुत किए जिनके नाम पर फॉर्म 7 भरे गए दूसरों के वोट डिलीट करने के लिए। और उन्होंने ये कहा कि हमने किसी के डिलीशन के लिए फॉर्म नहीं भरा था। जिनके वोट डिलीट हुए वो प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन्होंने वो लोग प्रस्तुत किए हैं जिनके लिए कहा गया कि उन्होंने फॉर्म डिलीट करने का, नाम डिलीट करने का फॉर्म भरा था और उन्होंने आकर कहा टीवी पर कि हमने ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरा था। एक चीज और उन्होंने बड़ी मजेदार दिखाई कि जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं डिलीट करने के लिए, उनका उस निर्वाचन क्षेत्र में सीरियल नंबर 1 ही है। मतलब जो भी नाम डिलीट करने के लिए आवेदन करता है वो केवल जो पहला वोटर है वही आवेदन करता है, बाकी कोई वोटर आवेदन नहीं करते। ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा ये तो कोई सॉफ्टवेयर है जो उठा ले रहा है। जो महत्वपूर्ण तकनीकी बात मैं आपसे कह रहा हूं वो ये है कि उन्होंने देखिए ये कहा कि ये सारे मोबाइल नंबर ना तो कर्नाटका के हैं, वो बाहर के हैं। जिन लोगों के नाम से फॉर्म भरे गए वो लोग कह रहे हैं हमने फॉर्म भरे ही नहीं। किसी ने सुबह 4 बजे भर दिया, 36 सेकंड में 2-2, 3-3 फॉर्म भर दिए गए जो हो ही नहीं सकता। इसलिए ये फॉर्म किसी सॉफ्टवेयर ने भरे हैं और ये ऑटोमेटिकली डिलीट करने के लिए प्रयास किया गया। इलेक्शन कमीशन स्वीकार कर रहा है, अपने जवाब में इलेक्शन कमीशन स्वीकार कर रहा है। अब सवाल है इसकी जांच कैसे हो, उसके लिए उन्होंने 3 चीज मांगी है। जो सीआईडी का पत्र उन्होंने बताया, उन्होंने 3 चीज मांगी है। पहली चीज मांगी है उन्होंने कि ओटीपी की ट्रेल होनी चाहिए। जो ओटीपी जनरेट होता है वो ओटीपी इलेक्शन कमीशन के सर्वर से जनरेट होता है। उसके बाद में जो आपका मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, जो भी हो, वहां वो ओटीपी जाता है और वो ओटीपी फिर पूरे तारों पे ट्रेवल करके मोबाइल टावर में जाकर के आपके मोबाइल पर आता है जी। तो अगर आप ये ट्रेल निकाल सकें कि वो ओटीपी कहां गया, तो आप निकाल सकते हैं कि किस जगह से वो फॉर्म भरा गया। दूसरी चीज उन्होंने मांगी आईपी एड्रेस। एड्रेस जो है वो हर कंपनी अलग होता है और वो ज्योग्राफिक उसकी लोकेशन फिक्स कर वो फॉर्म भरा गया। कि पोर्ट, किस पोर्ट से ये फॉर्म भरा गया। मूल बात ये कि वो ये कह रहे हैं कि ये जानकारी मिल जाए तो हम पता कर सकते हैं कि फॉर्म भरने वाला कौन था, कहां था, और उसके बाद में उसको पकड़ करके उसके बयान ले सकते हैं, जांच कर सकते हैं और पता किया जा सकता है गड़बड़ी कौन कर रहा है। ये जानकारी इलेक्शन कमीशन नहीं दे रही। अब क्यों नहीं दे रही है मुझसे अब पूछें, मुझे इलेक्शन कमीशन छोड़े हुए बहुत समय हो गया, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं शायद ये जानकारी उनके पास है ही नहीं।
ये जानकारी तब होती है जब आपका सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया बना हुआ जो उसमें कंप्लीट ऑडिट ट्रेल हो जी। तो फॉर्म भरने वाले का आईपी भी आप डाल रहे हैं, आप ओटीपी का ऑडिट ट्रेल ट्रेस कर रहे हैं, आप पोर्ट भी अपना सेव कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद उन्होंने ये ऑडिट ट्रेल 2023 में बनाई ही नहीं थी, तो ये जानकारी है नहीं उनके पास, तो देंगे कहां से, वरना उनको देने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए थी। तो लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में ये कमी है, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि आप फॉर्म 7 भरना चाहते हैं तो कोई भी आदमी कहीं भी बैठ करके, आप अगर हिमांशु जी चाहें तो अपने मोबाइल से पूरे देश के किसी भी वोटर का डिलीशन का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसी चीज तो सॉफ्टवेयर में नहीं होनी चाहिए ना, इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर अच्छा बनना ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अवधेश पांडे जी, मुझे जाना तो सुरेंद्र जी के पास था, पर आना मुझे आपके पास पड़ रहा है। चुनाव आयोग के बचाव में मैदान में कूदे हुए हैं आप। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की संगठित कोशिश किसी ने की है। 6018 वोट एक ही विधानसभा क्षेत्र से डिलीट करने की कोशिश चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर भी कराई, पर वो एफआईआर पे कुछ प्रभावी कार्रवाई हो पाए, उन तक हाथ पहुंच पाए, वो लोग पकड़े जा सके, इस समय चुनाव आयोग ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। जांच किसी स्तर पर पहुंचे। भाई पत्र के संदर्भ में यही लिख के भेज देते कि हमारे पास जानकारी नहीं है, पर आप तो 18 पत्रों का जवाब भी नहीं दे रहे। चुनाव आयोग से नाराज नहीं है अवधेश जी आप? लोकतंत्र की इतनी बड़ी पैरोकार पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की शुचिता के लिए, मतदान प्रक्रिया की शुचिता के लिए ऐसे किसी उपक्रम में मददगार नहीं बन रही, क्यों? देखिए हिमांशु जी, देश संविधान से चलता है। संविधान की शक्तियां उसकी जो भी स्वतंत्र आयोग हैं उनमें निहित हैं। किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक दल अथवा उसका कोई भी व्यक्ति देश का जो स्वतंत्र निष्पक्ष संवैधानिक आयोग है उस पर बिना किसी सबूत के बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकता। अरे अवधेश जी, आप तो मुझे ज्ञान मत दो ना, सवाल का उत्तर दो भाई। संविधान, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, संवैधानिक रूप से स्वतंत्रता, ये सब छोड़िए। ये बताओ कि चुनाव आयोग ने खुद माना हाथ डिलीट होने की कोशिश हुई, तो जिसने भी शुचिता को प्रभावित करने की कोशिश की, अवधेश पांडे जी इस देश के सम्मानीय नागरिक होने के नाते, राजनीतिक दल तो जाने दीजिए कि चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो लोग पकड़े जाने चाहिए जो ऐसे मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। ये छोड़ देना चाहते हैं। हो गया ना, कांग्रेस जीत गई, काहे पीछे पड़े हुए हो? देखिए ये विषय प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं तय होने वाला है। जिस भी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के वोट डिलीशन का फॉर्म ऑनलाइन भरा है, ये मतदाता सूची की जो शुचिता है उस प्रक्रिया में एक प्रकार से व्यवधान है। इसकी निष्पक्षता की जांच और इसकी कंप्लीट जांच निर्वाचन आयोग किसी भी शिकायत पर, तथ्य पर, तर्क पर करेगा ही। यही बार बार कोर्ट भी कह रहा है और आयोग अवधेश पांडे जी के लिए संकट है। 18 पत्र लिखे सीआईडी ने, एक उत्तर तक नहीं आया। अवधेश जी का कहना है पत्रकार वार्ता से हो जाएगा क्या? सुरेंद्र जी को जवाब देना चाहिए। पत्रकार वार्ता से करा लोगे क्या मतदाता सूची की शुचिता की सुनिश्चितता? आप ही बताओ सुरेंद्र जी, क्यों बार बार पत्रकार वार्ता करते रहते हैं आपके नेताजी? मैं बिल्कुल भाई, पहले तो मैं आलोक शुक्ला जी को धन्यवाद दूं, बड़ी डिटेल में इन्होंने बताया। और आलोक शुक्ला जी लोकतंत्र की और आपने सारी बात रखी, हम आपसे 100% सहमत हैं। एक बात जो आप कह रहे थे ना हिमांशु भाई कि अवधेश जी क्या कह रहे हैं, हम तो इस बात को, ये 2023 की बात है, फरवरी 2023 की बात है, और हम प्रेस वार्ता कब कर रहे हैं? सितंबर 2025 में। इन 2 सालों में अगर इलेक्शन कमीशन ने सीआईडी की मदद कर दी होती, हमको ये प्रेस वार्ता करनी पड़ती क्या? आप अवधेश जी अपनी पार्टी को बचाने के चक्कर में, इलेक्शन कमीशन के चक्कर में क्यों फंस रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जो है और आप दोनों अलग अलग हो, कल की डेट में आप चुनाव हारोगे, आप भी ऐसी प्रेस वार्ता करोगे। और इतिहास में आपने की है, आप ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं
और जो आप गलत तथ्य बिहार के लिए दे रहे थे कि 3 BLAs खाली आए हैं, तो 3 शिकायतें आई हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने इटसेल्फ 79 लाख शिकायतें की हैं। और आपके वहां जो BLOs हैं, जब क्या नाम हम शिकायतें लेकर के गए उनके पास, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इंडिविजुअल शिकायतें लेंगे, यानी व्यक्ति से अलग अलग शिकायतें लेंगे। तब हमने जिले स्तर पे जमा करके वो शिकायतें चुनाव आयोग को दी, जो चुनाव आयोग इंटरटेन नहीं कर रहा। आप लोग टीवी चैनल पर बैठ करके कृपया करके भ्रम मत फैलाइए, क्योंकि इस देश के संविधान में अगर कहीं कोई टूटन होगी या कोई गड़बड़ होगी, तो एक चीज जान लीजिए, उसका नुकसान सिर्फ हमें ही नहीं होगा, उसका नुकसान आपको भी होगा। आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए चुनाव आयोग से की पारदर्शिता के लिए। चुनाव आयोग पारदर्शी नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता जी जो हैं, वो एक अभिमानी व्यक्ति की तरीके से जवाब दे रहे हैं, 7 दिन में माफी मांगे, नहीं तो क्या कर लोगे भाई? नहीं मांगी हमने, क्या कर लिया आपने? अब तो उल्टा फंस गए कि 7 दिन में जवाब दो। 7 दिन में आप, अगर आप में वो है, शुचिता है, तो 7 दिन में आप कर्नाटक की CID को जवाब दो ना कि आप ये तीनों चीजें क्यों नहीं दे रहे हो, IP एड्रेस क्यों नहीं दे रहे हो, OTP की ट्रेल क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये कुल मिलाकर सवाल है। अगर मैं इस पूरी बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचूं, तो चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है, पर देश के लिए सवालों के घेरे में आना तो बेहतर नहीं है। इन सवालों के उत्तर आना और पूरी प्रक्रिया का पारदर्शी तरीके से सामने आना जरूरी है। क्या अब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दे एजेंसियों के द्वारा, आयोगों के द्वारा ऐसे ही अनसुने किए जाएंगे या खारिज कर दिए जाएंगे, या इनके विधिवत उत्तर मिलेंगे, या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब अंतिम विकल्प केवल न्यायपालिका रह जाएगी? एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर जाएं, वहां पर मांग करें, वहां से निर्देश आए। जिस SIR को लेकर इतनी पैरोकारी है, उस SIR में आधार कार्ड को भी स्वीकार किए जाने का निर्देश आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही अमल में आ पाया। तो क्या यह देश अब केवल सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर ही चलेगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत बाकी स्तंभ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे? यह सवाल जहन में आता है, इसका उत्तर आना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे